ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुव्यमुतते नमः जातिरुद्रशिवातनुर्घोरपापकाशनीतया नस्तन्वा सन्दभयग्रिसन्दविचाकसे ज्यामिखुङ्गिरिसन्तास्थिर्विर्षितवे शिवाङ्कृतां कुर्मायि शिवृहञ्जगत शिवेन वत साक्षा गिरिसाक्षा वदामसि जथा नः सर्वे जखं सुमना असत्त। पूर्वीय सभ्यता संस्कृति र पूर्वीय धरातल महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो पूर्वीय धरातलमा पनि विशेष गरेर महर्षि महेश योगीले देखाएको मार्ग महत्तम रहेको छ। वेदभित्रको विज्ञान खोज्ने प्रयत्नका साथ हामी उपस्थित भएका हुन्छौँ सनातन सभ्यता कार्यक्रम लिएर। सनातन सभ्यता कार्यक्रमको आजको अङ्कमा लामो समयसम्म भावाती ध्यानसँग सम्बद्ध रहनुहुने, चेतनामा आधारित शिक्षासँग सम्बद्ध रहनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व मिनराज अधिकारी हुनुहुन्छ भने लामो समयसम्म चिकित्सा क्षेत्रमा आफ्नो समय व्यतीत गर्नुहुने डाक्टर भगवान कोइराला हामी माझ रहनुभएको छ। साथसाथै महर्षिका प्रवचनहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामीले जोडेका छौँ। जय गुरुदेव। नमस्कार। स्पेस 4K टेलिभिजनद्वारा सनातन सभ्यता कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन जोडिएको छ। हामी नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनद्वारा अमेरिकामा सञ्चालित महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी र महर्षिजीको ग्लोबल विश्व शान्ति राष्ट्रको ग्लोबल क्यापिटल हलेनमा छ र त्यहाँबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम समेत हामी यो स्पेस 4K को बेलुका सञ्चालन सोमबार बेलुका सञ्चालन हुने कार्यक्रममा हरेक सप्ताहमा तपाईहरुसँग भेट गर्नेछौँ। लामो समयदेखि यहाँ चिकित्सा क्षेत्रमा रहनु भएको छ र मुटु रोगको क्षेत्रमा यहाँले एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान पनि बनाउनु भएको छ र नेपालीहरूलाई स्वस्थ बनाउनका लागि यहाँको महत्तम भूमिका रहेको छ र साथसाथै यहाँ विविध समाजका परिस्थितिहरूसँग पनि ती विषयवस्तुहरूलाई पनि नजिकबाट निहाल्ने कार्य गर्नुहुन्छ र यहाँले यस विषयलाई हेर्दै गर्दा नेपालको संस्कृति अथवा पहिचान, यहाँको सभ्यता अथवा पूर्वीय सभ्यता कस्तो लाग्छ होला यहाँलाई? होइन, अब यो त सोध्दै नसोधिकन दिइने जवाफ हो कि हामी पूर्वीय सभ्यताको एउटा जेनेरेसन निस्क्यौँ होइन। यहाँभित्र धेरै ठुलो ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड छ होइन। वास्तव म चिकित्साको नाताले भन्यो भनेदेखि त हामी सुश्रुतहरू जस्तो सर्जिकल अपरेसनको विधि प्रविधि डेभलप गर्ने 3000 वर्ष पहिला जहाँ दुनियाँमा के पनि हुँदैन थियो यो इतिहास बोकेकै क्षेत्र हो यो साउथ एसिया रिजन चाहिँ त्यो त हो होइन। र वैदिक हिसाबले यो वैदिक कल्चर सनातन संस्कृतिमा ठुलो भ्यालु छ भन्ने त मलाई लाग्छ, तर म यसको ज्ञाता होइन। मैले अध्ययन राम्रोसँग गरेको छैन, जान्दिनँ। म चिकित्सकीय अभ्यास गर्छु र त्यसलाई धेरै हदसम्म स्पिरिचुअलिटीले पनि फरक पार्छ भन्ने चाहिँ मैले मान्छु र त्यसलाई भ्यालु दिन्छु। विशेष गरेर हामीले योग अथवा ध्यान गऱ्यौँ भने व्यक्तिलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्छौँ। हाम्रो यो दिनचर्या कस्तो लाग्छ? हाम्रो दिनचर्याका कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति मुटुदेखि लिएर अन्य विविध प्रकारका रोगमा फस्ने गरेको पाउँछ कि अथवा हाम्रो स्वस्थ हुन सकिरहेको छैन कि दिनचर्या कस्तो रहन्छ? मैले अघि नै भन्छ कि यसलाई तपाईँले रिलिजियस ब्याकग्राउन्डबाट वैदिक धर्मको हिसाबले जोड्नुभयो भने म अघि नै रोकिसकेँ। तर विज्ञानकै प्र्याक्टिसनरको हिसाबले पनि मैले चाहिँ भन्दै आएको के हो भने सकारात्मक सोच, फोकस होइन, एक हिसाबले मेडिटेसनका विभिन्न चाहिँ प्रविधिहरू र स्ट्रेसहरू विभिन्न हिसाबको नकारात्मक सोचबाट मुक्ति पाउन गरिने विभिन्न तरिकाका मेडिटेसनका टेक्निक्सहरू जो भित्र प्योर मेडिटेसन होला होइन, एक हिसाबको फोकस गर्ने चाहिँ प्र्याक्टिसहरू होला अथवा म त स्पोर्ट्सको माध्यमबाट आफूलाई मेडिटेट गर्ने भन्छु। इभन यहाँसम्म कि म सामान्यतया शल्यक्रिया गर्दाखेरि पनि म स्टेट अफ मेडिटेसनमै हुन्छु जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो बाह्य असरबाट मुक्त भएर एउटै काममा ध्यानमग्न भएर बिना स्ट्रेस कुनै पनि काम सम्पन्न गरिन्छ भने त्यो पनि एउटा तरिकाको मेडिटेसन भन्ने मेरो बुझाइ छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारलाई हटाउनका लागि ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञानका क्षेत्रमा, विद्याका क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा विविध संस्था र व्यक्तित्वहरूले कार्य गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। पछिल्लो समय विद्याको क्षेत्रमा, ज्ञानको क्षेत्रमा, योगको क्षेत्रमा, ध्यानको क्षेत्रमा
नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनसँग सम्बद्ध रहेर चेतनामा आधारित शिक्षा जसले छोटो समयमा धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्दछ र बाल मस्तिष्कलाई पनि सहज र सरल किसिमबाट अर्थपूर्ण किसिमको ज्ञानहरू प्राप्त गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चेतनामा आधारित शिक्षाका संयोजक जो भावाती ध्यानको प्रशिक्षकका रूपमा पनि रहनुभएको छ मिनराज अधिकारी आजको हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा रहनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ लामो समयदेखि चेतनामा आधारित शिक्षासँग सम्बन्धित हुनुभएको छ, जुन महर्षिले देखाएको मार्गलाई पनि अपनाउनु भएको छ। विशेष गरेर भावातीत ध्यानलाई अहिले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट केलाउने गरिन्छ। अन्य ध्यानभन्दा यो विशिष्टीकृत ध्यान पनि हो र भावातीत ध्यान सञ्चालन भएका विद्यालयहरूको शैक्षिक प्रणाली कस्तो छ? यहाँ त चेतनामा आधारित शिक्षालाई पनि नेपालको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षाको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। के छ नेपालमा भावातीत ध्यानलाई अँगाल्ने र चेतनामा आधारित शिक्षालाई अँगाल्ने गतिविधिहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? पक्कै पनि भावातीत ध्यानलाई वैज्ञानिक रूपमा हेरिएको छ। विभिन्न रिसर्चहरूले अनुसन्धानहरू गरेर यसको प्रमाणीकरण गरिएको छ। अरू कुनै पनि ध्यानभन्दा भावातीत ध्यानमा मलाई लाग्छ धेरै रिसर्चहरू भएका छन्। त्यो किनभने भावातीत ध्यानमा यदि कोही रिसर्च गर्न आउनुहुन्छ भने हामी सहस्र स्वीकार गर्छौँ, किनभने जसले भावातीत ध्यान गर्छ उसलाई ती फाइदाहरू हुन्छन्। त्यसैले भावातीत ध्यानलाई वैज्ञानिक रूपमा गरिएका अनुसन्धानले प्रमाणित गर्यो र यो वैज्ञानिक हुनुको कारण के हो भने यसको प्रक्रिया हो। हामी ध्यानको प्रक्रियामा ध्यान भन्यो भने के हो भने हाम्रो चञ्चल मनलाई शान्त हुन दिँदै हामी विचार सुन्ने अवस्था अथवा भावातीत हुने अवस्था ध्यान हो। त्यसैले हामी भावातीत हुनको लागि यो चञ्चल मनलाई, यो धेरै भौतारी राख्ने मन, कसै गरी पनि कन्ट्रोल गर्नु नसकिने मनलाई यदि लिएर जाने भने त्यहाँ त प्रविधि चाहिन्छ, त्यहाँ टेक्निक चाहिन्छ। त्यसैले भावातीत ध्यान यस्तो वैज्ञानिक टेक्निक हो, यस्तो प्रविधि हो जसले मान्छेको जस्तोसुकै जतिसुकै धेरै विचारहरू हुन् ती विचारहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा शान्त बनाउँदै बनाउँदै शान्त हुन दिँदै दिँदै भावातीतको अवस्था अथवा विचारभन्दा परको अवस्थासम्म हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले यो क्रमबद्ध छ। यहाँले वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ क्रमबद्धता हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, क्रमबद्ध रूपमा विकास हुन्छ। त्यसैले यो वैज्ञानिक रूपमा र यो वैज्ञानिक ध्यान हो भनेर दुईटै कुरा भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अघि यहाँले सोधेको प्रश्न, यो अहिले अरू शिक्षा प्रणाली र भावातीत ध्यान अथवा चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणालीमा फरक के छ अथवा कतिको कस्ता एक्टिभिटीहरू छन् भन्ने छ। हामीले नेपालमा आधा दर्जनभन्दा धेरै विद्यालयहरूमा चेतनामा आधारित शिक्षा सुरु गरेका छौँ। योभन्दा पहिले यहाँले नै एकजना प्रिन्सिपलसँग इन्टरभ्यू पनि लिएको देखाएको थिएँ, मैले हेरेको थिएँ। उहाँहरूको स्कुल पहिलो स्कुल हो र उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले होइन, उहाँहरूले भनेको इक्जाम्पलहरू यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। त्यसैले अरू पनि विद्यालयहरूमा जहाँ हामीले भावातीत ध्यान अथवा यो चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली सुरु गरेका छौँ ती विद्यालयका विद्यार्थीहरू राम्रो हुँदै गएको छन्। एउटा उदाहरण मैले यहाँलाई दिन चाहन्छु। दाङमा रहेको ज्योतिष्मती विद्यापीठ एउटा प्राइभेट स्कुल छ। त्यो स्कुलबाट त्यहीकै लोकल क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको बारेमा क्याम्पसमा पढाउने टिचरहरूले दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूले ज्योतिष्मतीको टिचरहरूलाई के सोध्नु, तपाईँहरूले कसरी पढाउनुहुन्छ, के पढाउनुहुन्छ र तपाईँको स्कुलका विद्यार्थीहरू फरक हुन्छन्। यो प्रतिक्रिया क्याम्पसमा पढाउने टिचरहरूको छ हैन। त्यसै गरी अरू धेरै इक्जाम्पलहरू छन् जसले सामान्य रूपमा हामीले आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू गरेको ठाउँमा चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लगाइदियो भने, सुरु गऱ्यौँ भने सुनमा सुगन्ध थपे जस्तै हुन्छ। पक्कै पनि यो चेतनामा आधारित शिक्षालाई वेदसँग लगेर जोड्ने गरिन्छ। के छ वेद र चेतनामा आधारित शिक्षा बीचको तात्विक सम्बन्ध कसरी यो वेदको जरामा रह्यो? वेद भन्यो भने अपौरेष्य भाष्य हो। यसलाई वेदलाई कसैले लेखेको होइन, कसैले बनाएको होइन। वेद प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ।
यो भावातीत ध्यानले त्यो वेदलाई चिनाउँछ। त्यसैले भावातीत ध्यान जसले वेदको अनुभूति गराउँछ त्यो त वेद नै हो। त्यसैले यो वैदिक टेक्निक पनि हो र जसको अभ्यासबाट हामीले वेदलाई हाम्रो शरीरमा, मनमा, हाम्रो चेतनामा हामीले जीवन्त गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो वेद सिद्ध विषयवस्तु रहेको छ र चेतनामा जोडिने विषयवस्तु रहेको छ, अथवा वेद भन्नु नै समग्रमा ज्ञान हो र ज्ञानको विशिष्टीकृत एउटा अवधारणा हो। यो अपौरुषीय छ भनेर यहाँका दृष्टिकोणहरू रहन्छन्। र यो विश्वका गतिविधिहरूलाई पनि हेरौँ। विश्वका गतिविधिहरू जुन महर्षिका मार्गहरू अगाडि बढिरहेका छन्, ती मार्गहरूलाई हेर्दै गर्दा हामी कुन धरातलमा छौँ? महर्षिले त भन्नुहुन्छ नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनेर भन्नुहुन्छ, जसले नेपालले विश्वको नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर हामी अहिलेसम्म कतिको नेतृत्व गर्न सकिरहेका छौँ? हामी त्यो बाटोमा नै छौँ। नेतृत्व गर्नको लागि हामीले यस्तै गरी सबै व्यक्तिहरूलाई स्वप्रकाशित गर्न जरुरी छ, इन्लाइटन गर्न जरुरी छ। नेपालले विश्वलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने महर्षिले कसरी भन्नुभएको भने यो वैदिक भूमि हो, यहाँका सबै कुरा वेदमय छन्, ज्ञानमय छन्। वेदमय भनेको ज्ञानमय छन्। त्यसैले ज्ञानको मार्फत, ज्ञानद्वारा हामीले विश्वलाई नेतृत्व दिने हो। त्यो प्रकाश यहाँ यति ठुलो प्रकाश बनाउनु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो, जसले विश्वलाई उज्यालो प्रदान गर्छ। त्यसैले हामी निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने सन् 2008मा स्थापना भएको सानो एउटा कोठामा स्थापित संस्था थियो। धेरै गतिविधिहरू थिएनन्। 2-4 जनालाई ध्यान सिकाउने भन्दा अरू गतिविधिहरू थिएन। अहिले हामी हेर्नुहुन्छ भने 88वटा गुरुकुलमा हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। त्यो के को लागि त भने वैदिक ज्ञानको जगेर्ना र विस्तारको लागि। त्यसै गरी हामी विद्यालयहरूमा गइराखेका छौँ सबैलाई स्वप्रकाशित गर्नलाई। महर्षिको भनाइ नै के हो भने प्रत्येक व्यक्ति इन्लाइटन हुनुपर्छ अथवा स्वप्रकाशित हुनुपर्छ र देश अजय हुनुपर्छ। इन्भिन्सिबल नेसन र इन्लाइटन पर्सन। त्यसैले त्यो बाटोमा, त्यो दिशामा महर्षिले बनाएको जुन खाका छ त्यो खाकामा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। पक्कै पनि अहिले अब हामी सञ्चार माध्यमबाट पनि दैनिक रूपमा रुद्राभिषेकदेखि लिएर यी साप्ताहिक रूपमा सनातन सभ्यता कार्यक्रमदेखि लिएर विविध प्रकारका विद्यालयहरूदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा अथवा यी 88वटा गुरुकुलहरूदेखि लिएर सबै ठाउँबाट वेदलाई गुन्जायमान गराइरहेका छौँ। वेदको विशिष्टीकृत धारणालाई सबै समक्ष पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। यो सेतुको कार्य पनि गरिएको छ। के छ यो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कतिको सहज छ? काम गर्नलाई सहज छ। हामीले अरू विश्वको तुलनामा हेऱ्यौँ भने हामीलाई काम गर्न सहज छ। किनभने नेपाली विदेशीहरूको आँखामा पनि एकदमै नम्र, एकदमै राम्रा मान्छेहरू भन्ने हिसाबले छ। त्यसैले सबै चिजलाई नेपालीहरू हेऱ्यो भने सबैले राम्रो चिज के हो त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो चिज के हो, राम्रो कुरा के हो, त्यो चिज इजिली लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी जति ठाउँमा जान्छौँ त्यहाँ कहीँ पनि यो विषयमा अलिकति रेसिस्ट गरेको जस्तो, प्रतिरोध जस्तो त्यो भावना कसैमा पनि छैन। सहस्र स्वीकार गर्नुभएको छ। यति सरल छ, सहज छ। एकदमै हाम्रो परम्परागत रूपमा आएको कुरालाई हामीले बढावा दिइराखेका छौँ। त्यसैले अहिले हेर्नुभयो भने सबैतिर हाम्रो परम्पराको जगेर्नाको लागि सबै मान्छे केही न केही रूपमा चिन्तित छन्। कसरी म सहयोग गर्न सक्छु, कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। मिनाज गुरु, मैले जोड्न चाहिँ अहिलेको जुन आधुनिक शिक्षा भनिन्छ, समय सापेक्ष शिक्षा भनिन्छ, वैज्ञानिक शिक्षा भनिन्छ, अथवा विशेष गरेर विद्यार्थीले लर्निङ बाई डुइङ गरेर सिक्ने शिक्षा भनिन्छ, त्यो शिक्षा र चेतनामा आधारित शिक्षा बीचको तात्विक भिन्नता अझै मैले जोड्न खोजेँ यहाँलाई। यो एकदमै सरल छ। हामीले जुनसुकै युनिभर्सिटीका आधुनिक शिक्षा प्रणालीहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि सबै शिक्षा प्रणालीहरूमा सूचना महत्त्वपूर्ण छ। जुन चिज जान्ने हो, ज्ञेय महत्त्वपूर्ण छ। यति यो विषय पढ्नुपर्ने, यो यति धेरै पुस्तक पढ्नुपर्ने, यति लाइब्रेरी कन्सल्ट गर्नुपर्ने, यी सबै चिज के हो त भने जति पनि छ कुनै पनि एउटा व्यक्तिको चेतनाबाट उब्जिएको कुराहरू मात्रै हामीले पढ्छौँ। कन्सियस हुने कुराहरू होइन, त्यति मात्रै के हो भने हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई महत्त्व दिएको छ र त्यसलाई कसरी पढ्ने,
ज्ञानको कुरा, ज्ञान हासिल कसरी गर्ने भन्ने चिजमा केही नयाँ प्रविधिहरू आएको छ होइन। ल 5 क्लाससम्मको विद्यार्थीहरूलाई लेख्नै नदिकन पढाउने अथवा 3 क्लाससम्मको विद्यार्थीहरूलाई नलेखिकन खेलेरै सिकाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू, यी राम्रा कुराहरू पनि आएको छन्। तर ज्ञान हासिल गर्नको लागि जुन महत्त्वपूर्ण घटक हो अथवा कम्पोनेन्ट हो, ज्ञाता, नोअर, सेल्फ, हाम्रो विकासको लागि, व्यक्तिको विकासको लागि यहाँ कुनै यी दुईवटा कुरामा महत्त्व दिएको पाइँदैन, हुँदैन पनि। किनभने कुन विषय छनौट गर्ने हो, विषयप्रति जानु पर्यो, अनि कसरी पढाउने त्यो पनि भयो। तर सबै इन्स्टिट्युसनहरू, सबै शैक्षिक संस्थाहरू ती दुईवटा कुरामा फोकस छन्, ज्ञाताको विकासको लागि, विद्यार्थीको विकासको लागि, साथसाथै शिक्षक शिक्षिकाहरूको विकासको लागि कुनै पनि त्यहाँ कम्पोनेन्ट देखिँदैन। त्यसैले अरू शिक्षा प्रणाली र चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणालीमा फरक के हो भने हामीले अरू विषयलाई जस्ताको तस्तै राखेर सिकाउने प्रक्रिया, पद्धति, तरिका, साथै विद्यार्थीको र शिक्षकको दुवैजनाको चेतनाको स्तर बढाउने। जब चेतनाको स्तर बढ्छ, जति फराकिलो हुन्छ त्यही अनुसारले ती विषयवस्तुहरू, पढेका विषयवस्तुहरूलाई उनीहरूले बुझ्न सक्ने हुन्छन्। त्यसैले अहिले आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा भएको कमी भनेकै विद्यार्थीको क्षमताको विकास गर्ने हो। यहाँले उदाहरणमा एउटा लिन सक्नुहुन्छ, जस्तो 40 जना विद्यार्थीको एउटा सेक्सन छ, त्यहाँ पढाउने टिचर एउटै हो, पढाउने मटेरियल एउटै हो, तर सबै विद्यार्थी किन फरक छन्? सबैको क्षमता फरक छ नि त। त्यसैले त्यो उनीहरूको जुन स्तरको क्षमता छ त्योभन्दा अब हामीले माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणालीको यो चेतनाको विकास गर्ने जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्टले त्यो चिज पुरा गर्छ। त्यसैले शिक्षामा भएको जुन कमी छ अहिले, त्यो कमीलाई पुरा गर्ने शिक्षा प्रणाली भनेको चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली हो। मैले यहाँलाई जोड्नै खोजेँ, चेतनामा आधारित शिक्षाले कसरी व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास र चेतनाको विकास गर्ने कार्य गर्छ? धेरै राम्रो प्रश्न। यसमा मुख्य रूपमा के हो भने चेतनाको विकास गर्ने भनेको यसमा कुनै तरिका चाहियो, टेक्निक चाहियो। त्यो भनेको भावातीत ध्यान सिद्धि र यौगिक उडान हो। यी तरिकाले कसरी पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा फाइदा हुन्छ हुँदैन, उनीहरूको चेतनाको स्तर विकास हुन्छ कि हुँदैन, हामीले रिसर्चहरूमा हेर्न सक्छौँ। रिसर्चमा हेऱ्यौँ भने विद्यार्थीहरूको यो बौद्धिक क्षमता बढेको, उनीहरूको स्मरण शक्ति बढेको, उनीहरूले क्लासमा प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्कमा वृद्धि भएको होइन, यी सबै चिज हेऱ्यौँ भने उनीहरूको सृजनशीलता बढेको होइन, ती सबै चिज हामीले रिसर्च गरेर हेर्दा पनि देखिएको छ र प्रत्येक विद्यार्थीमा त्यो विकास हुन्छ नै। स्मरण शक्ति सबैभन्दा ठुलो हो। जस्तो विद्यार्थीले थोरै समय पढेर धेरै उसले जान्न सकोस्, उसले एकदमै धेरै सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् याद गर्नको लागि, त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने उसको चेतनाको दायरा फराकिलो हुनु पर्यो। बालकहरूलाई यो चेतनामा आधारित शिक्षा लगाउनका लागि कतिको सहज हुन्छ होला, एक किसिमले, अथवा कतिको असहज छ होला? एकदमै सहज छ, सरल तरिका छ। महर्षिले भावातीत ध्यानको परिभाषा नै बनाउनु भएको छ, सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रयासहीन मानसिक प्रक्रिया हो। हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, गऱ्यौँ भने त हामी एक्टिभ भयौँ, हामी बहिर्मुखी भयौँ, केही गतिविधि गऱ्यौँ भने। हामीले सिकाउने के हो? केही नगर्न सिकाउने हो। अथवा उनीहरूले भावातीत हुनलाई के हुनु पर्यो? विचार शून्य हुनु पर्यो नि। त्यो विशुद्ध चेतनामा पुग्नलाई उनीहरूको मनमा विचार नहुने अवस्था हुनु पर्यो। त्यसको लागि त त्यहाँ धेरै गर्नुपर्ने केही पनि छैन। उनीहरूलाई एकदमै सरल र सहज हुन्छ। हामीले जहाँ सुरु गरेका छौँ ती विद्यालयहरूमा पनि हामीलाई कतै पनि अप्ठ्यारो भएको छैन। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो यहाँले। अब जुन अहिले शिक्षा प्रणालीहरूमा हामीले देख्छौँ, विभिन्न विद्यालय कलेजहरूमा पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई बढी एक्टिभ बनाउने कार्यहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। तर एक्टिभ गराउँदा पनि चाहे अनुरूपको नतिजा आइरहेको हुँदैन। यहाँले अघि जोड्नुभयो, कम मात्रामा उनीहरूलाई एक्टिभ बनाउने र अन्तर्तहमा आफ्नो दक्षता पहिचान गराउने क्षमता चाहिँ हामीले बढाउने कार्य गऱ्यौँ भने। यसमा मैले अलिकति रोकेँ यहाँलाई पुरा गर्न दिइकन। जस्तो त्यो भावातीत सत्ता, त्यो प्योर कन्सियसनेस, त्यो आत्माको क्षेत्र भनेको के हो भने अनन्त शान्ति
र अनन्त गतिशील हुन सक्ने क्षेत्र हो। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति के हुनु पर्यो भने अनन्त शान्तिको क्षेत्रमा पनि हुनु पर्यो, जहाँ उसले अनन्त डाइनामिजमको अनुभव पनि गर्न सक्छ। जति शान्त छ त्यति पावरफुल, त्यति शक्तिशाली विचार उसले ल्याउन सक्छ। जस्तो एउटा सामुद्रिक छालको कुरा गरौँ, यदि समुद्र पुरै शान्त छ भने त्यो एकदमै ठुलो छाल ल्याउन सक्छ। तर सानो छाल आइसकेको छ, त्यति पानीबाट कति ठुलो छाल आउँदैन नि। त्यसैले हामी जति शान्त हुन्छौँ त्यति नै हामी डाइनामिक पनि हुन्छौँ, शक्तिशाली। जस्तो रुखको जरा हेर्नुहोस्, जति गहिराइमा पुगेको छ त्यति नै उचाइमा पनि पुग्छ, जति फैलिएको छ बाहिर त्यति नै जरा भुइँमा गहिराइमा पनि फैलिएको छ। त्यसैले हामी एक्टिभ हुनलाई के हुनु पर्यो, हाम्रो जरा बलियो हुनु पर्यो, हाम्रो चेतना राम्रो हुनु पर्यो, हामी त्यो विशुद्ध चेतनासँग दैनिक सम्पर्क गर्ने हुनु पर्यो। र पछि अभ्यास गर्दै गइसकेपछि हामी जतिखेर पनि त्यो विशुद्ध चेतना हाम्रो स्रोतसँग हामी जोडेर हामीले काम गर्नु पर्यो। स्कुलमा विद्यार्थीहरूले पढ्नु पर्यो, टिचरहरूले त्यही अनुसारले पढाउनु पर्यो। त्यसैले टिचरहरूलाई पनि दिनमा 5, 6, 7वटा क्लास लिँदाखेरि कति थकान हुन्छ होला, स्ट्रेस कति हुन्छ होला। विद्यार्थीहरूलाई पनि 5, 6वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ। पहिले यहाँ एउटा नेपाली पढ्यो मानौँ, त्यसपछि म्याथ पढ्यो, त्यसपछि साइन्स पढ्यो, त्यसपछि अर्को कम्प्युटर पढ्यो। ल हेर्नु त कतिवटा विषयमा ऊ सिफ्ट हुनुपर्छ। एकछिनसम्म नेपालीको बारेमा उसको ब्रेनले नेपालीलाई अभ्यास गरिरहेको थियो, 81 अब अर्को विषय पढ्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि 45 मिनटपछि फेरि अर्को विषय पढ्नु पर्यो। भनेपछि त यो चेतनामा आधारित शिक्षाले त एक किसिमले भन्नुपर्दा अहिलेको शिक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने रहेछ। होइन, त्यो सिफ्ट हुनलाई जस्तो फ्लुइड इन्टेलिजेन्स भनेर पनि बढ्छ। चेतना भावातीत ध्यानको अभ्यास गर्दै गयौँ भने फ्लुइड इन्टेलिजेन्स बढ्छ। त्यो फ्लुइड इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भने हामीलाई एउटा फ्रेमवर्कबाट अर्को फ्रेमवर्कमा सिफ्ट हुनलाई थोरै समय लागोस्, त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो। त्यसलाई हटाउन त सक्दैनौँ, विषय त पढ्नु पर्यो। उसले साइन्स पनि पढ्नु पर्यो, म्याथ पनि पढ्नु पर्यो, लिट्रेचर पनि पढ्नु पर्यो, तर उसलाई धेरै स्ट्रेस नभइकन ती विषयहरूमा ज्ञान हासिल गरोस्। हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। पक्कै पनि यहाँको यो जुन किसिमको महान अभियान छ, जुन महर्षिले देखाएको पदचाप छ, यहाँहरू यससँग आबद्ध भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। नेपालका हरेक क्षेत्रमा शिक्षाको ज्योति, चेतनाको ज्योति भर्ने कार्यका लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो यात्रा अझै अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महाजनो ये नगतासा पन्थाः, जसले वेदको विषयलाई विज्ञानका आँखाबाट, विज्ञान मात्रै नभएर पूर्ण विज्ञानका आँखाबाट हेर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र आम जनमानसलाई, विश्व समुदायलाई पनि वेदकै आँखाबाट अगाडि हिँड्नुपर्छ है, वेदकै आँखाबाट हेरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि जीवन जाजल्यमान बन्न सक्छ, हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने किसिमका धारणाहरू राख्नुहुन्छ। र चेतनामा आधारित शिक्षासँग आज जोडिएका कारणले गर्दा महर्षि महेश योगी महर्षिको चेतनामा आधारित शिक्षासँग सम्बद्ध धारणालाई अबको क्रममा हामीले जोडेका छौँ। महर्षि महेश योगीको वेदमा ज्ञान र विज्ञान देख्दै भौतिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानलाई भावातीत ध्यान, यज्ञ तथा रुद्राभिषेकका माध्यमबाट सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्र शान्ति तथा विश्व शान्ति कामनार्थ स्थापित संस्था हो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन। वैदिक कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थशास्त्र, प्रशासन, वास्तु, रक्षा, सञ्चार, सङ्गीत तथा कला, धर्म तथा संस्कृति, राजनीति शास्त्र जस्ता विषयलाई गहनतम दृष्टिकोणबाट अध्ययन अनुसन्धान गरी तत्क्षेत्रमा आफ्नो गर्विलो पहिचान यस संस्थाले बनाउँदै आएको छ। महर्षि महेश योगीले नेपाल वेदभूमि, देवभूमि, ज्ञानभूमि र विज्ञानभूमि भन्दै नेपाल टु लिड द वर्ल्ड समेत भन्नुभएको छ। नेपालीहरूलाई शान्ति, प्रकाश र ज्ञान प्रदान गर्न आह्वान समेत उहाँले बारम्बार गर्नुभएको छ। उहाँको महान पदचापलाई संस्थाले शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। डाक्टर जोन हेगलिन,
डाक्टर टोनी नाडर, राजा किङ्सले जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले महर्षि महेश योगीको विचारलाई विश्व समुदायमाझ सुसूचित गराउने कार्य गर्नुभएको छ भने नेपालमा कुशल सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनैतिक व्यक्तित्व डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाले यस संस्थाको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै देशभरिका 88 वटा गुरुकुलहरूमा दैनिक रुद्राभिषेक तथा यज्ञ सञ्चालन गराउने सेतुको कार्य गर्दै आउनुभएको छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका विविध रचनात्मक र ज्ञानात्मक गतिविधिलाई नेपालका विविध विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा समाविष्ट गरेको पाइन्छ भने राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, प्राध्यापक, कलाकार, इन्जिनियर आदि व्यक्तित्वहरूले भावातीत ध्यान सिक्न र यज्ञ रुद्राभिषेक आदि कार्य गराउन बारम्बार यस संस्थामा आउने गरेको देखिन्छ। आद्य गुरु शङ्कराचार्य र ब्रह्मानन्द सरस्वतीलाई विशिष्ट स्थान दिने महर्षि महेश योगीको भावातीत ध्यानलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट खोज, अनुसन्धान र व्यवहारमा उतार्न प्राथमिकता दिने यस संस्थाले वैदिक वास्तु र आधुनिक इन्जिनियरिङ विषयलाई समेत गहन रूपमा ग्रहण गरी तदनुरूपका आवास तथा यज्ञशालाहरू निर्माण गरी आदर्श पहिचान प्रदान गरेको छ। वेदलाई पूर्ण विज्ञान र ज्ञानका माध्यमबाट हेर्नुपर्छ भन्दै दैनिक संयौं गुरुहरूद्वारा रुद्राभिषेक तथा हवनादि कार्य समेत यस संस्थाले गर्दै आएको छ, जसलाई स्पेस 4K टेलिभिजनले प्रातः 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म दैनिक प्रसारण गर्दै आएको छ। प्रकृतिको अनुपम नमुना रहेको यस दिव्य भूमिमा प्रवेश गरी पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण राष्ट्र तथा पूर्ण विश्व बनाउने महान कार्यमा सबै एकजुट भएर लाग्नुको कुनै विकल्प छैन। उसके नियम का जिसने अध्ययन किया है, कर सकता है और दूसरों से करा सकता है, वो गवर्नर होता है। अपने राष्ट्र का जिसने संविधान अध्ययन किया है, राष्ट्र के नियमों का अध्ययन किया है, अपने राष्ट्रीय नियमों का पालन करके दूसरों को पालन कराने की जिसमें सामर्थ्य होती है, बुद्धि होती है, बुद्धि में तीक्ष्णता होती है, सतोगुण होता है, तो सत्यमेव जयते, वो अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ होने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है या राष्ट्रपति होता है। तो माने जिस क्षेत्र का अधिकारी जो बनना चाहता है, उस क्षेत्र के नियमों का पहले ज्ञान प्राप्त करे और वो योग्यता प्राप्त करे कि उससे कोई नियम उल्लंघन न होए और दूसरों से भी वो नियम पालन करा सकने की सामर्थ्य रखे। तो हर एक क्षेत्र के अपने अपने नियम होते हैं। उन नियमों को जिसने जाना, उन नियमों के अनुसार कार्य करने की जिसने अपनी क्षमता बनाई, वो उस क्षेत्र का नियामक होता है। अब जिसका मन यह है कि मैं विश्वपति होना चाहता हूँ, विश्व प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, किसी के मन में यह है सारे विश्व ब्रह्मांड का प्रशासन जिस प्रकृति की महाशक्ति के द्वारा हो रहा है, वो महाशक्ति मेरी चेतना में जागृत हो जाए, तो मैं फिर सृष्टि विधायक होके, प्रकृति विधायक होके, ब्रह्म बन के सब पर साम्राज्य करूं। इतनी जिसकी महत्वाकांक्षा हो कि प्रकृति का प्रशासन मेरे हाथ में हो, सारे प्रकृति के नियमों पर मेरा अधिकार हो, सारे प्रकृति के नियम उसी दिशा में चलें जिस दिशा में मेरी दृष्टि जाए। जिसको ऐसी सर्वसमर्थता प्राप्त करने की आकांक्षा है, उसको प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना होगा और प्रकृति के नियम सहज स्वाभाविक रूप से अपनी चेतना में स्पंदित होते रहें। प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार हो, ऐसी योग्यता प्राप्त करके प्रकृति का प्रशासक बनता है। तो जिस क्षेत्र में अपनी अभिलाषा है कि हम उस क्षेत्र के अधिपति हों,
उस क्षेत्र के नियमों की जानकारी आवश्यक है, नियमों का ज्ञान। लेकिन नियमों का ज्ञान ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ लिया, हाँ मालूम हो गया। हरिश्चंद्र की किताब पढ़ी, हाँ ये वो एक सत्यवादी राजा थे और सच बोलने से अच्छा होता है, इतना जान लेने से नहीं होता। अपनी चेतना में इतना सत्व, इतनी निर्मलता, इतनी तीक्ष्णता अपनी चेतना में, इतनी चेतना की जागृति होनी चाहिए कि हमसे झूठ निकले ही ना, हम झूठ बोल ही ना सके। और सच बोलना इतना आसान है और झूठ बोलना इतना कठिन है जिसका हिसाब नहीं। झूठ बोलने वाला वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कि एक आदमी को वो कहा, दूसरे को कुछ और कहा, तीसरे को कुछ और कहा। अब उसको बराबर याद रखना पड़ेगा, अगले महीने तो याद रखना पड़ेगा कि हमने उसको क्या कहा था, दूसरे को क्या कहा था, तीसरे को क्या कहा था। तो झूठ बोल के समाज में व्यवहार करना इतना मुश्किल है जिसका हिसाब नहीं। और सच बोलने में कुछ नहीं, कोई सतर्कता की बात नहीं, जैसा है कह दिया, अभी कह दिया, जैसा मालूम वो पहले फिर कह दिया, फिर कह दिया, फिर कह दिया, तो अपने ऊपर बोझ नहीं आता। तो माने नियम का पालन करने की सहज सामर्थ्य होना चाहिए, सहज सामर्थ्य होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह हो सकती है कि हम सर्व समर्थ, संकल्प सिद्ध चेतना वाले हो जाएं, जैसी हमारी इच्छा हो पूरा करें, प्रकृति पूरा करे। तो क्या करना होगा? प्रकृति के नियम जहां से संचालित होते हैं, नियम तो अनेक हैं, कितने नियम हैं। सूर्य को उदय करने वाले, चंद्रमा को उदय करने वाले, ताराओं को उदय करने वाले, एक एक विश्व ब्रह्मांड की एक एक क्षेत्र में कितने महान महान अनेकानेक प्रकृति के नियम संचालन कर रहे हैं। उन नियमों को सबको अलग अलग कौन जान सकता है? तो सारे प्रकृति के नियमों का ज्ञान अपने चेतना में आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं? भावातीत ध्यान करते हैं और चेतना अपनी एक अगाध चेतना बनती है भावातीत ध्यान से। तो फिर ये देखें, सबको अनुभव हुआ होगा, एक विचार उठता है, विचार फिर वाणी बनता है, फिर व्यवहार बनता है, कार्य बनता है, फिर कार्य की स्फूर्ति होती है। तो अपनी आत्मा का स्पंदन ही भाव बनता है, विचार बनता है, वाणी बनता है, क्रिया बनती है, क्रिया की सिद्धि होती है। तो अपने एक आत्मा का स्पंदन भाव, विचार, वाणी, क्रिया के रूप में होके और फिर क्रिया की सिद्धि होती है। तो क्रिया की सिद्धि से आत्मा की स्थिति तक, आत्मा की स्थिति से आत्मा का स्पंदन, भाव, विचार, क्रिया, ये भीतर से लेके बाहर तक अपनी चेतना जितनी जागृत रहेगी उतना ही भीतर की आत्मसत्ता को संचालन करने वाले जो प्रकृति के नियम है, और आत्मसत्ता से स्पंदन बन के भाव को जागृत करने वाले जो प्रकृति के नियम है, विचार बनाने वाले जो प्रकृति के नियम है, और विचारों को वाणी में परिणित करने वाले जो प्रकृति के नियम है, और वाणी को व्यवहार में परिणित करने वाले, क्रिया में परिणित करने वाले जो प्रकृति के नियम है। जीवन के हर एक क्षेत्र में जो प्रकृति के नियम हैं, वो सब के सब हमारी चेतना में जागृत जब रहेंगे, तब फिर हमारी चेतना सर्वसमर्थ चेतना होगी कि आत्मा से अव्यक्त निर्गुण निराकार, आत्मा से लेके और सगुण साकार, ये भाव और इच्छा और क्रिया और व्यवहार, हर एक क्षेत्र के प्रकृति के नियम जो हैं, हमारी चेतना पूर्ण जागृत होने जब होएगी तो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, बिना प्रयत्न किए हुए प्रकृति के सारे नियम हमारे संकल्प में सहायक होंगे। माली क्या करता है? ये हजारों पत्तियां हैं, हजारों डालियां हैं, हजारों फल हैं, फूल हैं, ये हर एक को हरा हरा करने के लिए हर एक में पानी नहीं देता, वो तो जड़ में पानी डालता है। जड़ से हजारों पत्ते, हजारों डाली, हजारों फल फूल
सबको तरी देता है। तो सारे प्रकृति के अनंत नियमों को अपनी चेतना में जागृत करने के लिए शुद्ध चेतन सत्ता, जहां सारे प्रकृति के नियम इकट्ठे के इकट्ठे मिल जाते हैं, उसी को अपनी चेतना में लेता है। वो भावातीत ध्यान करने से भावातीत चेतना वो सारे प्रकृति के नियमों का घर है। शुद्ध चेतना, समाधि की चेतना, भावातीत चेतना में सारे प्रकृति के नियम विद्यमान होते हैं। वहीं से मन की तरंगें उठती हैं, भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, इच्छाएं उठती हैं, कार्य होते हैं। तो जहां से सारे क्रिया का उद्गम है, सारे भावनाओं का जहां से उद्गम है, उस चेतना को अपनी चेतना बना लेते हैं। भावातीत का ध्यान किया, मन शांत हुआ। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा था, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उस शांत चेतना में सारे प्रकृति के नियम जागृत होते हैं। वहीं से हर एक प्रकृति के नियम क्रियाशील होते हैं। वहीं से हर एक प्रकृति के नियम क्रियाशील होते हैं। तो फिर अभी अपने को सबको अनुभव है कि अपन कुछ बात कर रहे हैं, भीतर से और एक विचार आ रहा है कि घर में तो अच्छा माता जी ये कर रही होंगी। फिर एक और विचार आ रहा है कि हमको परसों वहाँ जाना है, गाड़ी नहीं छूट जाना चाहिए। ये अभी तो बात कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, दूसरे का सुन भी रहे हैं, लेकिन भीतर भी और भी कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ और भावनाएं चल रही हैं। इसके माने अपने मन में ये शक्ति है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी हम अपनी चेतना को जागृत रख सकें। ये अपने में योग्यता है। ये हर एक को अनुभव होता है कि अपने कुछ लिख रहे हैं, कोई वो परीक्षा का समय आया, वो पर्चा लिख रहे हैं, लेकिन वो भी याद आ रहा है, कुछ वो भी याद आ रहा है, कुछ वो भी याद आ रहा है। कई काम इकट्ठे चलते रहते हैं। अपने यहाँ भारत में शतावधानी लोग होते थे। कहीं घंटे बज रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, 100 काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन अपनी चेतना सब जगह जागृत है। वो गिनते भी जा रहे हैं कितने घंटे बज रहे हैं, उसको जवाब भी देते जा रहे हैं, और किताब भी पढ़ते जा रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 100 काम इकट्ठे करते थे, लेकिन बिल्कुल हर काम सही सही होता था। शतावधानी उनको कहते हैं। माने एक शांत प्रशांत चेतना, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो तमाम काम एक साथ ही हो सकता है। और देखें, ये चेतना वही विश्वव्यापी चेतना है जिसके आधार से सैकड़ों सूर्य उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। ये इतने 14 भुवन ये हैं, भू भुव स्व महाजना तपा सत्यम, ये सब लोकांतर, सब तमाम इनकी गति चल रही है। एक साथ सारे के सारे काम हो रहे हैं, और इतनी तीव्र गति से सारा सौर जगत दौड़ रहा है एक महाशून्य में। सबकी गति इतनी तीव्र है, फिर कहीं कोई टकराता नहीं, कोई की मुठभेड़ नहीं होती। ये वैसे जैसे शतावधानी ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सारे ठीक ठीक हुए जा रहे हैं। तो ये चेतना की सजगता है, जागृति है। और वो चेतना की पूर्ण जागृति महतो महियान से लेके अणुरणियान तक, एक अनंत अखंड सत्ता से लेके एक बिंदु की सत्ता तक, एक अनंत अखंड और एक बिंदु, एक सिंधु से लेके बिंदु तक, महतो महियान बड़े से बड़ा, अणुरणियान छोटे से छोटा, ये महतो महियान से लेके अणुरणियान तक अपनी चेतना पूर्ण जागृत रहने के कारण वो फिर सारे के सारे प्रकृति के नियम उस चेतना में जागृत होते हैं। तो ये प्रकृति के अनंत नियमों को अपनी चेतना में बांध लेने के लिए, अपनी चेतना में साध लेने के लिए, अपनी चेतना को सर्वसमर्थ बना लेने के लिए ध्यान का एक ही प्रकार है। एक ही साधे सब सधे, ये अपना ये फॉर्मूला है। भारतीय जीवन में की सर्वसमर्थता का एक फॉर्मूला है कि अपनी चेतना को संभाल लो,
मन की चंचलता को शांत करके और एक समाधि की चेतना को लेके और समाधि की चेतना में क्रियाशील हो जाओ। सारे प्रकृति के नियम वहीं क्रियाशील होते रहते हैं। जैसे एक फव्वारे से तमाम ये धाराएं निकलती हैं, बहुत सी धाराएं फव्वारे से निकलती हैं। वैसे ही फव्वारे की तरह अपनी शांत प्रशांत चेतना, उसमें से अनेकानेक क्रियाएं निकलती हैं। अनेकानेक प्रकृति के नियम एकदम से एक साथ क्रियाशील हो जाते हैं और वो फुहारा का फुहारा, पूरा का पूरा जागृत बना रहता है। तो वैसी सर्वसमर्थ चेतना बनाने के लिए एक ही उपाय है कि जितने प्रकृति के नियम हैं, जहाँ जिस घर में जिस स्थिति में वो सारे प्रकृति के नियम निवास करते हैं, उस सारे प्रकृति के नियमों के घर को अपनी चेतना में ले लो। भावातीत ध्यान के द्वारा यह होने लगता है और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है तो सारे विश्व ब्रह्मांड का नियमन करने वाले अनेकानेक अनंत प्रकृति के नियमों का घर जो शांत चेतना में हमारी आत्मा में ही सारे प्रकृति के नियमों का निवास है, वो सब का सब जागृत हो जाता है। अपनी आत्मा जागृत हो जाती है, अपना जीवत्व ब्रह्मत्व बन जाता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब लोगों ने सुना होगा अपने पिताजी को कहते हुए अपने ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने पूर्ण हूँ, अनंत हूँ, अगाध हूँ, निश्चल हूँ, कूटस्थ हूँ, तो अपने सर्वसमर्थ हूँ ऐसा कहा नहीं जाता, अनुभव में आ जाता है। कि अपने विद्यार्थी जीवन में हमारे मन में एक ही बात बराबर बनी रहती थी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान तो प्राप्त कर ले। ये ज्यादा नहीं मालूम था कि क्या ज्ञान है और कितना ज्यादा प्राप्त हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन इतना मन में था कि जब तक हम विद्यार्थी हैं, जब तक कहीं नौकरी वोकरी नहीं लगी या क्या हुआ, कहीं काम वाम नहीं शुरू करना किया, तब तक ज्यादा से ज्यादा ज्ञान तो प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसी एक धुन सवार थी मन में। ये तो बाद में चल के मालूम पड़ा कि ज्ञान में सामर्थ्य आती है, समर्थता होती है। अगर कोई इंजीनियरिंग की बात समझ ले तो बड़े बड़े पुल बना लेगा वो। अगर कोई मकान बनाने के इंजीनियरिंग समझ ले तो बड़े बड़े महल अटारी बना देगा वो। और कोई बिना उस विद्या को सीखे बनाने लगेगा तो आज दीवार बनाएगा, कल गिर जाएगी, तो और एक्सीडेंट करेगा वो। तो ये विद्या की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा कर लें और ऐसा कर लें कि सब कुछ कर सकने में समर्थ हो जाएं, ऐसा कुछ मन में बराबर बराबर रहता था। ये बाद में मालूम पड़ा चल के कि बराबर विद्यार्थी जीवन में इतनी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इतनी क्रिया शक्ति अपने में जागृत कर सकते हैं कि बिल्कुल अपने सर्वसमर्थ हो सकते हैं। सर्वसमर्थता अपने पुराणों में, अपने इतिहास में, रामायण महाभारत में, स्मृतियों में अपने ये इतिहास मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं, दधीची हो गए हैं, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हो गए हैं। ये ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा हो गए हैं, किसी को कोई वरदान दे दिया उसका कल्याण हो गया, किसी को कुछ कह दिया वो हो गया, जो चाहा वो हो गया। हनुमान जी ने चाहा कि अभी जल्दी से जाके हिमालय से वो संजीवनी ले आए, तुरंत चले गए, तुरंत वापिस आ गए।
माने संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है विद्यार्थी जीवन में कि जैसा आपने सोचेंगे वैसा होने लग जाएगा। तो जैसा आपने सोचें वैसा होने लग जाए, इतनी मानसिक शक्ति बढ़ जाए, इतनी अपने चेतना में ज्ञान को उत्पन्न कर लेना है। पूर्ण ज्ञान की सत्ता शुद्ध चेतना में होती है। शुद्ध चेतना के माने शांत प्रशांत चेतना, मन शांत हो, मन में किसी प्रकार का भाव न उठे, कोई विचार न आए और चेतना भीतर भीतर जागृत रहे। इसको शांत चेतना कहते हैं। इसी को भावातीत चेतना कहते हैं। माने भाव की सूक्ष्मता समाप्त हो जाए और शुद्ध चेतना रह जाए। तो ये शुद्ध चेतना अनंत ज्ञान का आगार है। इस शुद्ध चेतना में सारी ज्ञान की सत्ता समाई हुई है और जहाँ ज्ञान है वहीं क्रिया की शक्ति होती है। तो जब अपन भावातीत ध्यान करते हैं तो मन का स्पंदन, मन की क्रिया शांत होते होते मन शांत हो जाता है, भीतर से जाग बनी रहती है। तो जब भीतर से जागृत है चेतना, तो वो जितनी ज्यादा भीतर की चेतना जागृत होगी उतनी ज्ञान की सत्ता जागृत होगी, और जितनी ज्ञान की सत्ता जागृत होगी उतनी क्रिया की शक्ति जागृत होगी। इसीलिए जब भगवान कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देना था कि कैसे लड़ाई जीतोगे, महाभारत का संग्राम कैसे विजय करोगे, तो भगवान ने अर्जुन को एक फॉर्मूला बताया, एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, कर्म कैसे करना, कर्म में सफलता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि। कहो सब कोई, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि। इसका अर्थ हुआ कि योगस्थ होके, माने मन को शांत करके, ध्यान करके, जब चेतना शांत हो जाए, भावातीत चेतना हो जाए, फिर कुरु कर्माणि, काम करो। मन को शांत करके काम करो। ये कार्य करने का विधान है। जो भी कार्य हम करना चाहें, जो भी कार्य करना चाहें, शांत मन से करेंगे तो शांत मन में चेतना बड़ी जागृत रहती है, और जागृत चेतना में ज्ञान की सत्ता जागृत होती है। जितनी चेतना में ज्ञान की सत्ता जागृत होगी उतनी ही चेतना में क्रिया शक्ति जागृत होगी। तो फिर शांत मन से जो हम विचार करेंगे वो विचार इतना प्रभावशाली होगा कि सारे प्रकृति के नियम उसको सफल बनाने में लग जाएंगे। योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ होके काम करो, माने ध्यान करके, भावातीत ध्यान करके, भावातीत चेतना बना के, और भावातीत चेतना में संकल्प करो तो वो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। जो शांत प्रशांत मन से
शुद्ध चेतना से जो भाव उठेगा वो प्रकृति के समस्त नियमों को लेके उठेगा। और प्रकृति के नियम कितने बलशाली होते हैं सब लोग जानते हैं ना। सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, ये तारे निकलते हैं, ये सारा विश्व ब्रह्मांड उस महाशक्ति से चल रहा है। वो शुद्ध ज्ञान की सत्ता, अनंत ज्ञान की शक्ति जिससे सारा विश्व ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, उससे संचालन हो रहा है। सारी प्रकृति में प्रत्येक वस्तु ऊर्ध्वगामी है, विकास को प्राप्त कर रही है। तो ये किस चेतना का कार्य है? ये अनंत विस्तारित चेतना का कार्य है। और अपन जब भावातीत ध्यान करते हैं तो अपना मन एक अनंत विस्तारित चेतनावान हो जाता है, अखंड चेतनावान हो जाता है। जो लोग भावातीत का ध्यान करते हैं तो एक मंत्र को लेते हैं और भोले भाव से मंत्र को करते करते फिर वो मंत्र समाप्त हो जाता है तो चेतना शांत हो जाती है। तो शांत चेतना ऐसी होती है जैसे एक समुद्र की अथाह चेतना, एक लहर, समुद्र की एक लहर, छोटी सी लहर, और वो बैठते 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 बैठ गई और वो समुद्र हो गई। तो समुद्र इधर से उधर तक और छोर उसका पारावार नहीं है। तो ऐसी अपार अगाध अनंत चेतना बना के और फिर उस चेतना से जो संकल्प करते हैं, उससे जो विचार करते हैं, उससे जो इच्छा करते हैं, तो जो इच्छा करी हो मन माही, मन में जो इच्छा होगी, अभी बोले नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन खाली मन में, तो एक शांत मन में जो इच्छा उठेगी वो एक ऐसी इच्छा उठेगी जैसे एक समुद्र की इच्छा। तो एक तो समुद्र की इच्छा हुई, अपार अगाध समुद्र की इच्छा, और एक छोटी सी लहर की इच्छा। मन का संकल्प विकल्प, मन का की चंचलता। जब मन चंचल है तो उसकी एक एक लहर में उतनी शक्ति नहीं है जितना कि बैठे हुए मन की अगाध चेतना में है। तो इसीलिए सारे कार्य करने का सिद्धांत है योगस्था कुरु कर्माणि। शाम सवेरे ध्यान करेंगे, दिन भर जो भी विचार होगा, अपना जो भी कार्य होगा वो प्रकृति करेगी। माने प्रकृति के नियम जो सारे विश्व ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो प्रकृति के नियम हमारे भाव को समर्थन करेंगे, हमारे विचार का समर्थन करेंगे। सिद्धों की जो कहानियां सब सुनते हैं ना कि उनने ये कह दिया ये हो गया, उनने ये कर लिया ये हो गया, तो वो संकल्प सिद्धि की योग्यता में सर्वसमर्थता होती है। महात्माओं का सम्मान समाज में क्यों होता है? इसलिए कि उनके वो ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, तो फिर जिधर दृष्टि डालते हैं सारे प्रकृति के नियम उसको सफल बनाते हैं। जिस दिशा में महात्माओं का संकल्प होता वो दिशा में सफलता होती है। वो कहते हैं ना, सबने सुना होगा, सत्यमेव जयते। तो सत्य कहाँ, गाढ़ा सत्य कहाँ होता है? जहाँ मन शांत होता है वहाँ सत्व प्रगाढ़ होता है, और जहाँ सत्व गाढ़ा होता है वहीं विजय होती है। सत्यमेव जयते। अपने तमाम इतिहास पुराण में, रामायण महाभारत में ये सब सत्य का ही विस्तार है। इतने बड़े बड़े ये धर्मवीर हुए हैं, कर्मठ हुए हैं, विजयी हुए हैं, तो संकल्प सिद्ध महात्मा हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, गुरु नानक देव, इन लोगों की सिद्धियों के कितनी कथाएं सब अपने देश में सबको मालूम है। तो उस प्रकार की संकल्प सिद्धि कठिन वस्तु नहीं है, कठिन नहीं है। खाली मैं शाम सवेरे 15-20 मिनट ध्यान किया, भावातीत ध्यान करके मन को शांत किया, और फिर दिन भर अपना ज्ञानोपार्जन में लगे।
जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, गुरुजी जो बताते हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुना, तो अपनी अगर चेतना निर्मल होएगी तो निर्मल चेतना में जो भी वो ज्ञान आएगा तो इतना स्पष्ट आएगा जैसे एक कोई बहुत शांत प्रशांत एकदम निष्पन्द जलाशय हो जिसमें लहरें नहीं हो, तो फिर ऐसे एक शांत उसमें किनारे के पेड़ की पत्तियां पानी में इतनी स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं कि एक एक पत्ती कोई गिन ले, एक एक पत्ती की एक एक नस गिन ले। माने एक शांत प्रशांत निर्मल चेतना में जिस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है वो बहुत स्पष्ट होता है, वो इतना स्पष्ट होता है कि ज्ञान उसका पूर्ण होता है। और जहाँ जिस वस्तु का ज्ञान पूर्ण होगा उस वस्तु से संबंधित क्रिया शक्ति अगाध होगी। तो सारे जीवन में सफलता की एक कुंजी है कि शाम सवेरे ध्यान करेंगे और दिन भर ज्ञानोपार्जन करेंगे, जो अपने विहित कर्म है वो करेंगे। और विद्यार्थी जीवन में विहित कर्म एक ही है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेंगे। एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन विद्यार्थी का इतना कीमती होता है, इतना कीमती होता है जिसकी कीमत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक एक विद्यार्थी अपने समाज का एक सूर्य बन के निकल सकता है ज्ञान लेके, अपने देश का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विश्व का एक सितारा होके निकल सकता है, यदि उसकी चेतना में ज्ञान की सत्ता जागृत हो गई है, संकल्प सिद्धि वाली चेतना उसकी बन गई है। और बराबर ये हो जाता है, शाम सवेरे ध्यान किया, भावातीत चेतना में गए। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तैखवी नमः बाहुव्यमुदते नमः जातिरुद्रशिवा तनुरघोर पापकाशै तया नस्तन्वागिरिसन्दविचाकसैः। हामी नेपाली सभ्यतासँग जोडिन्छौँ, त्यसमा पनि अझ वैदिक सभ्यतासँग हामी जोडिने गर्दछौँ, जो पूर्वीय सभ्यतासँग रहने गर्दछ। र पूर्वीय सभ्यताले हामीलाई के दिएको छ, हामीलाई कस्तो संस्कार दिइरहेको छ, हामीलाई कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ, कस्तो राजनीति दिइरहेको छ, कस्तो न्याय प्रदान गरिरहेको छ, अर्थात् हामीलाई कुन धरातलमा उभिनका लागि आग्रह गरिरहेको छ, त्यो धरातललाई यदि धरातलमा उभिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हरेकको जीवन सफलीभूत भएर अगाडि बढ्न सक्दछ। आजको कार्यक्रममा चेतनामा आधारित शिक्षासँग सम्बद्ध रहेर विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र महान गुरु जो महर्षि महेश योगीका प्रवचनहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रस्तुतिका साथ पक्कै पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक पक्षका मित्रहरू, नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका विशिष्टीकृत व्यक्तित्वहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। जय गुरुदेव।